हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल डिजाइन। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हम विभिन्न टाइप के कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप पैकेज और डिफरेंट टाइप वैल्यूज के कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं पावर बस पे। ये हमारी इनपुट पावर सप्लाई है, ये हमारा एक प्रोटेक्शन सर्किट है फ्यूज टाइप, और ये जीना डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। और ये हमारी सप्लाई है, मेन सप्लाई ये है कनेक्टर, और ये हमने नेट लिया हुआ। तो ये हमारी एक चार्जिंग आईसी है ये। तो इसमें हमारी ये मेन इनपुट है और इसमें हमने इतने सारे कैपेसिटर यूज किए हैं। तो ये डिफरेंट वैल्यू के कैपेसिटर इस टाइप के लिए क्यों यूज करते हैं। किसी किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम इतने सारे कैपेसिटर ना लगा के पैरेलल में, जैसे कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में फॉर्मूला निकाल के हम उनकी वैल्यू कैलकुलेट करके क्यों ना एक कैपेसिटर लगा देते हैं। क्यों हम डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर, इतने सारे कैपेसिटर यूज करते हैं। तो इसका एक अलग रीजन है, इसका एक अलग परफॉर्मेंस है, इसका एक अलग इफेक्ट है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने नॉइज के बारे में सुना होगा कि नॉइज क्या होती है। नॉइज एक हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज हो सकती है, मीडियम फ्रिक्वेंसी नॉइज और लो फ्रिक्वेंसी नॉइज होती है। तो जनरली क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज के लिए लो वैल्यू कैपेसिटर, मीडियम फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए फिर मीडियम फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर लाइक 0.1 माइक्रोफैराड या 1 NF या 100 NF या 10 NF जनरली यूज किया जाता है। और जो लो फ्रिक्वेंसी होती है उसके लिए जनरली हम माइक्रोफैराड, या जैसे कि फिल्टर में हम माइक्रोफैराड इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर पहले यूज करते थे, तो वो इसके लिए यूज करते हैं। तो रूल जो कहता है कि रूल तो यही कहता है कि सभी फ्रिक्वेंसी के कैपेसिटर पावर बस पे प्रेजेंट होने चाहिए, डिजाइन में इंक्लूड होने चाहिए। तो इसका एक अलग इफेक्ट है। जैसे कि कैपेसिटर एरे हैं, जैसे कि हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर कैपेसिटर का एक ESR और ESL होता है, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट सीरीज इंडक्टेंस होता है। तो वो हर कैपेसिटर का अलग अलग होता है। आप एक हाई वैल्यू, हाई एक्यूरेसी की तरफ जाते हो तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ती है और उनका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आपको कम मिलता है। लेकिन आप अगर कॉस्ट को मेंटेन कर रहे हो, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको ये सब बातें ध्यान देनी होती है। तो इनका मेन रीजन जो होता है वो लो इम्पेडेंस पाथ प्रोवाइड करना है हाई फ्रिक्वेंसी एवरी टाइप नॉइज के लिए। तो जितने कैपेसिटर आप लगाओगे उससे क्या होगा, उसका इंडक्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा सबका कैपेसिटर का, और वो एक लो इम्पेडेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज के लिए। सभी टाइप की नॉइज के लिए, ये सभी टाइप की नॉइज के लिए वेरी लो इम्पेडेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन तो यही है कि कैपेसिटर को एरे में यूज करके हम लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है, वो थोड़ा अलग है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। जैसे कि हम ये कैपेसिटर की वैल्यू वो इतना मेंटेन नहीं रखता। मेंटेन यहाँ पर सबसे पहले नॉइज का रखता है, क्योंकि अब कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे काम करता है, ये भी आपने सुना होगा। तो जब अगर पावर सप्लाई में कोई डिप आती है, यानी कि 100 मिली वोल्ट की डिप आ गई, या ट्रांजिएंट, जिसको ट्रांजिएंट बोलते हैं, वो डिप आ गई, तो वो कैपेसिटर उस टाइम पे अपना चार्ज उसको पावर बस को प्रोवाइड करेगा और उसको मेंटेन कर देगा, पावर एक्चुअल लेवल के बराबर कर देगा। तो इसका एक रीजन ये भी है। और एक और मैं आपको बता दूं कि जो पैकेज में मैं कंसर्न करता है, किस पैकेज का आप कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, और वोल्टेज का तो है ही है, और भी सारे इसके बहुत सारे फीचर्स है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि एजिंग का फीचर्स है, टेम्परेचर का फीचर्स है, नॉइज है, हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज, कैपेसिटर नॉइज, और फिर इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसके जो मेनली टेम्परेचर भी इसका, और रिपल करंट वगैरह भी इसकी हाई होनी चाहिए। रिपल करंट पे भी मैं एक अलग से है वो, अगर मैं इन सब बातों को इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं अभी जो फोकस कर रहा हूँ वो, इसका मेन रीजन यही है कि हम लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। और जैसे जैसे कि आप बड़ा पैकेज का यूज करेंगे, तो बड़े पैकेज में क्या होता है, आपको कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है वो वोल्टेज और लोड करंट पे वेरी होती है। जैसे कि हाई लोड पे
कैपेसिटेंस भी वेरी होती है। हाई वोल्टेज पे या वोल्टेज जब उसको अप्लाई करी जाती है तो उसकी एक्चुअल कैपेसिटेंस 22 माइक्रोफैराड ना रहकर उसकी कैपेसिटेंस वेरी होती है। तो ये भी अलग अलग कैपेसिटर की वैल्यू होती है। जितना पैकेज बड़ा होगा उतनी कैपेसिटेंस कम चेंज होगी, और जितना कैपेसिटेंस छोटा होगा, पैकेज छोटा होगा, उतनी कैपेसिटेंस उसकी वेरी होती है, कम हो जाती है। तो जनरली ये भी एक रूल है कि हाई फ्रिक्वेंसी की, अगर जहाँ हाई फ्रिक्वेंसी का कंसर्न होता है वहाँ पर हम जहाँ पर केवल नॉइज का कंसर्न होता है वहाँ पर हम लो पैकेज का, जैसे कि 402, 0402 या 0201 का पैकेज यूज करते हैं। वहाँ पर हमें केवल नॉइज का कंसर्न है, हमें कैपेसिटेंस का कंसर्न इतना नहीं है। लेकिन जहाँ हमें कैपेसिटेंस का भी कंसर्न है तो वहाँ पर हम हाई पैकेज का, यानी कि 0805 या 1206 का पैकेज का यूज करते हैं, या इससे भी बड़े बड़े पैकेज यूज करते हैं। वो जनरली पावर सप्लाई इनपुट पे ही हम यूज करते हैं। लेकिन अंदर अगर हम फिल्टर किसी चिप आईसी की पिन पे लगा रहे हैं या माइक्रो कंट्रोलर डिकपलिंग कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम हमेशा लो वैल्यू का यूज करते हैं। वो क्या काम करता है, वो लो पाथ प्रोवाइड करता है इम्पिडेंस के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज के लिए लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड करता है। तो सेम थिंग यहाँ पर है, ये हमारा एक डीसी कन्वर्टर है, ये इसकी इनपुट है, और ये 5 वोल्ट सप्लाई है। तो इनपुट पे हमने इस टाइप के ये कैपेसिटर एरे लगाया, इसका भी पर्पज हमारा ये है। तो जनरली हम माइक्रो बेस्ड सर्किट में या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट में जनरली जो इनपुट पे जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो बिग पैकेज के करते हैं, और इस टाइप के मीडियम और इससे बड़ा कर सकते हैं। जो अगर हाई करंट का सर्किट है, हमारा हाई करंट ले रहा है वो, तो वो और बड़ा पैकेज यूज कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन हम अगर डीकपलिंग कैपेसिटर की बात करें या किसी चिप पे कैपेसिटर की बात करें, बाईपास और डीकपलिंग स्पेशली, वो फिल्टर नॉइज के लिए हम लो पैकेज का यूज करते हैं और लो वैल्यू का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लो इम्पिडेंस प्रोवाइड करने के लिए एरे बनाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर इसकी आईसी की डेटा शीट में जाए, तो यहाँ पर 1 2 3 ही कैपेसिटर रिकमेंडेड होती है, उनके 1 या 2 केवल। तो हम एक तो नहीं लगाते, हम अपने सर्किट की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए और कैपेसिटर ऐड करते हैं, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज फिल्टर हो सके। तो हम उसको भी लगाते हैं, जो उनका रिकमेंडेड होता है उसको तो लगाते हैं। उसके साथ में और पैरेलल में एक और वैल्यू का उसके साथ लगा देते हैं, और डिफरेंट वैल्यू के हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो ये इसका फंडा होता है। जैसे कि ये इनपुट है डीसी टू डीसी कन्वर्टर की, ये हमारी मेन पावर सप्लाई है 5 वोल्ट, और ये इसकी इनपुट पर जा रही है। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर एरे यूज किया। तो अब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। आइए, जैसे कि हमारा ये ग्राफ है डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर पे। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर है। जैसे कि ये जो है पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन है, इसका जो ये है, ये इसका ये ग्राफ है, ये इसकी लाइन है इसको। और इसका जो जैसे C2 है, C2 कोई कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू 3.3 माइक्रोफैराड है, और इसका ESR जो है वो 300 मिली ओम है, और इसका इंडक्टेंस जो है ESL वो 10 नैनो हेनरी है। तो जैसे जैसे आप माइक्रोफैराड में जाते हैं, 100 माइक्रोफैराड या 220 माइक्रोफैराड, 330 माइक्रोफैराड, तो उनका क्या होता है, इंडक्टेंस और ESR बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप लो वैल्यू में आते हो, जैसे कि NF में, फिर NF से PF में हो गए, और PF तो उनकी और वैल्यू भी होती है, फिर जैसे 100 PF या 10 PF, तो उनका जो ESR और NF जो होता है वो कम होता जाता है। और बाकी का उनकी कैपेसिटर की कैटेगरी पे भी डिवाइड करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया पहले, तो वो आप देख सकते हैं, वो कैपेसिटर की कैटेगरी भी है। जितना लो वैल्यू ESR ESL होता है उतना कॉस्टली भी होता है। तो कुछ प्रोजेक्ट में हमारे कुछ पॉइंट होते हैं, हमारे कुछ सर्किट होते हैं, जैसे PLL होता है, क्रिस्टल सर्किट होता है, वहाँ पर हमें हाई एक्यूरेसी के कैपेसिटर की जरूरत होती है। वहाँ पर कैपेसिटेंस भी वेरिएशन बहुत कम होना चाहिए, और लो ESR और लो ESL होना चाहिए। लेकिन कुछ जगह होती है जिसपे हम अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं, वहाँ पर हम सिंपल कैपेसिटर या नॉर्मल एक्यूरेसी का कैपेसिटर यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर है। C3 हमारा 220 नैनो फैराड हो गया, इसका और कम हो गया, देखो 200 मिली ओम और 500, फिर 100 NF की तरफ गए, इसका और कम हो गया 100 मिली ओम और 1 नैनो हेनरी। तो
यहाँ पर फिर हम 10 NF की साइड गए तो इसमें क्या हो गया कि ये H नहीं है, ये F है, 10 NF 10 नैनो फैरड। तो इसका 100 ओम मिली ओम ESR है और इंडक्टेंस जो है इसका कम हो गया। और तो जैसे जैसे हम वैल्यू और एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते जाते हैं ये इनका ये प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। तो आइए अब हम इनके बिहेवियर की बात करते हैं। जैसे कि ये इम्पीडेंस है और ये हमारा नॉइज है। जैसे जैसे नॉइज फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, नॉइज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, तो इनका जो कैपेसिटर का बिहेवियर है वो चेंज होता है। वो किस फ्रिक्वेंसी पे क्या इंपेडेंस प्रोवाइड कर रहा है वो इसका ये ग्राफ है। तो जैसे कि हम उठा लेते हैं, ये सबसे पहले ये लाइन किसकी है, ये लाइन है हमारी 10 नैनो हेनरी की। 10 नैनो हेनरी है इसका, 10 नैनो हेनरी इम्पीडेंस हमने ये कैपेसिटर ले लिया, इसका 10 नैनो हेनरी ना होकर 10 नैनो फैराड है। तो इसका बिहेवियर जो है वो ये है, जैसे इस फ्रिक्वेंसी का इसकी इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा है और जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है इसकी इम्पीडेंस कम होती जाती है। जैसे आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक लाइन खींची, यहाँ पर एक लाइन खींची, इस फ्रिक्वेंसी पे इसकी इम्पीडेंस ये है। अब और आगे आगे और नीचे आए तो इसकी यहाँ पर इसकी जो इम्पीडेंस है वो ये होगी। यहाँ पर इम्पीडेंस यहाँ पर जो है इसकी सबसे कम है, इसका यहाँ पर जो इस फ्रिक्वेंसी पे जो इम्पीडेंस है वो सबसे कम है, इसका ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। लेकिन जैसे हम आगे चलते हैं फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका इम्पीडेंस भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस जो वर्स्ट होता जा रहा है, वर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं इसकी ब्लू लाइन की। ब्लू लाइन कौन सा है, ये हमारा C4 है, 100 नैनो फैरड इसका रेजिस्टेंस है, 100 मिली ओम। तो इसमें देखो आप, इसका इस फ्रिक्वेंसी पे इम्पीडेंस ये है, इससे कम है। अब जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं इम्पीडेंस कम होती जाती है। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है ना, एक्सेल बराबर वन बाई 2πfc। तो जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है वैसे कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस जो है कम होती जाती है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, इस फ्रिक्वेंसी पे सबसे लो इम्पीडेंस है। लेकिन अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका परफॉर्मेंस जो डाउन हो गया, इम्पीडेंस बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस जो बिहेवियर जो है वो स्पॉइल होता जा रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द, यानी कि आपने SFR सुना होगा। SFR होता है सेल्फ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। हर कंपोनेंट की सेल्फ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है। तो उसमें क्या होता है, वो एक फ्रिक्वेंसी लिमिट तक वो एज ए कैपेसिटर बिहेव करता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस होती है फ्रिक्वेंसी की तब उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे कि कैपेसिटर एज ए इंडक्टेंस काम करने लग जाता है और इंडक्टेंस एज ए कैपेसिटर वर्क करने लग जाता है। तो यहाँ पर इसका SFR है, ये सेल्फ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर इसका बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन इससे आगे ये इसका परफॉर्मेंस खराब हो गया, ये इम्पीडेंस की बढ़ने लगी, तो इसको बोलते हैं इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही इनका है, इनका आप देख सकते हो ये इससे और बेटर है, ग्रीन वाली लाइन, ऑरेंज वाली लाइन और बेटर है और रेड वाली और थोड़ा सा यहाँ पर बेटर है, लेकिन ये इसका यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब हो गया। अब बात करें ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल कैपेसिटर एरे जो हमने देखा है पहले वो ये है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, इस फ्रिक्वेंसी पे इसकी सबसे लोएस्ट इम्पीडेंस है स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी पे, और उसके बाद भी ये कम होने जाती है जब फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, कम हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा इसने डीप लिया है लेकिन फिर भी बाद में कम हो गई है, फिर इसका अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, फिर इसका भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस गड़बड़ होने लगा हाई फ्रिक्वेंसी पे। लेकिन ओवरऑल आप देखो तो इसका परफॉर्मेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है एरे का, उसका परफॉर्मेंस और सबसे अच्छा है, इन सबसे अच्छा है। तो ये होता है कैपेसिटर एरे का इफेक्ट। तो ये वाला ग्राफ सबसे अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छी तरह कैपेसिटर इम्पीडेंस और फ्रिक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन होता है हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज, वो आपको अच्छा समझ में आया होगा। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।